अकबर, बीरबल और गांव में पसरी बेरोजगारी। एक दिन की बात है। फतेहपुर सीकरी के भव्य महल में सूरज की पहली किरण जैसे ही संगमरमर के फर्श पर पड़ी, दरबार में धीरे धीरे रौनक बढ़ने लगी। हर रोज की तरह सम्राट अकबर अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। चेहरे पर वही तेज, आंखों में गहराई और स्वभाव में गंभीरता। बीरबल हमेशा की तरह पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। उस दिन दरबार में सामान्य चर्चा चल रही थी। कोई नाच के बारे में बोल रहा था, कोई नए कानून के बारे में, पर अकबर का ध्यान कहीं और था। वो बार बार खिड़की से बाहर झांक रहे थे, जैसे किसी सोच में डूबे हों। बीरबल ने तुरंत महसूस कर लिया कि बादशाह के मन में कुछ चल रहा है। उन्होंने धीरे से पूछा, जहांपनाह, आज आप इतने विचारों में डूबे क्यों हैं? क्या कोई बात परेशान कर रही है? अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, कल मैं महल के बाहर कुछ किसानों से मिला था। उनके चेहरे पर निराशा थी। खेत बंजर हो गए हैं, काम नहीं है, लोग गांव छोड़कर शहर भाग रहे हैं। ये बेरोजगारी फैलती जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका हल कैसे निकले। बीरबल ने सिर झुकाया, फिर मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस मसले को अपने तरीके से देख सकता हूं। अकबर ने तुरंत हामी भरी। ठीक है बीरबल, तुम कल ही निकलो। खुद जाकर देखो कि आखिर गांवों में क्या परेशानी है, और लौटकर सच्चाई बताना, दरबार की नहीं, जमीन की। अगले ही दिन सुबह बीरबल ने साधारण कपड़े पहने ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। साथ में सिर्फ एक छोटा झोला लिया और कुछ सिक्के। उन्होंने खुद को भोला राम नाम का आम आदमी बनाकर गांव की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्होंने देखा, खेत सूखे पड़े हैं, तालाबों में पानी आधा रह गया है और कई घरों में चूल्हे ठंडे हैं। कुछ बच्चे पेड़ की छाया में बैठे मिट्टी से खेल रहे थे, जबकि बड़े बुजुर्ग खेतों की मेड़ पर बैठे गहरी सोच में थे। एक गांव में पहुंचकर उन्होंने एक बुजुर्ग किसान से पूछा, बाबा, ये गांव इतना उदास क्यों है? सब लोग खाली क्यों बैठे हैं? बुजुर्ग ने भारी आवाज में कहा, क्या बताओ बेटा, पहले ये गांव फसलों से लहलहाता था, काम की कमी नहीं थी, पर पिछले कुछ बरसों से बारिश कम हुई है। जमींदारों ने ज्यादा लगान बढ़ा दिया, और जो थोड़ा काम था वो भी अमीर लोगों ने अपने रिश्तेदारों में बांट लिया। अब गांव में हाथ बहुत है, पर काम नहीं। बीरबल ने चुपचाप सुन लिया। उन्हें समझ आ गया कि बात केवल खेतों की नहीं, हालातों की भी है। अगले 2 दिन तक बीरबल उस गांव में ही रहे। उन्होंने अलग अलग लोगों से बात की, किसानों से, बुनकरों से, बढ़ी से, यहां तक कि गांव के बच्चों से भी। सबकी एक ही कहानी थी, काम नहीं है, खाने को दाना नहीं, उम्मीद खत्म हो रही है। एक शाम जब सूरज ढलने लगा, बीरबल तालाब के किनारे बैठे सोचने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि यहां सिर्फ काम की कमी नहीं, सोच की कमी भी है। लोग अब खुद कुछ करने की हिम्मत खो चुके हैं। हर कोई किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा है। तभी पीछे से एक आवाज आई, बाबा, आप शहर से आए हैं ना? बीरबल ने पीछे देखा। एक 10 से 11 साल का लड़का खड़ा था। नाम था गोपलू। उसकी आंखों में चमक थी, पर शरीर कमजोर। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, पर तुमने कैसे जाना? गोपलू बोला, आपका बोलने का तरीका अलग है, हमारे गांव के लोग तो ऐसे नहीं बोलते। बीरबल हंसे, ठीक पहचाना। बताओ, क्या तुम स्कूल जाते हो? गोपलू बोला, था, अब नहीं, मास्टर जी चले गए, स्कूल बंद हो गया। अब मैं दिन भर तालाब से पानी लाता हूं। बीरबल ने उसके सिर पर हाथ रखा और सोचा, यह बच्चा सच्ची उम्मीद है। अगर ऐसे बच्चों का भविष्य रोशन न हुआ तो पूरा गांव अंधेरे में डूब जाएगा। तीसरे दिन सुबह बीरबल ने गांव के चौपाल पर सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, अगर तुम सब तैयार हो तो हम सब मिलकर अपने गांव को फिर से खुशहाल बना सकते हैं। लोगों ने आपस में देखा। किसी के चेहरे पर उत्सुकता थी, किसी के मन में शक। एक आदमी बोला, भोला राम, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है,
न पैसा, न बीज, न औजार। क्या तुम जादू कर दोगे? बीरबल मुस्कुराए। नहीं, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। पर अगर हर कोई अपनी कला को फिर से जगा दे, तो यही जादू है। उन्होंने सुझाव दिया। खेतों की मेड़ ठीक की जाए, बाद जमीन में बबूल और नीम लगाए जाए, महिलाएं सूत काटें, बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाना सीखें, और गांव में एक छोटा बाजार शुरू किया जाए जहां सबका सामान बिक सके। शुरुआत में लोग हिचकिचाए, पर बीरबल ने कहा, मैं खुद तुम्हारे साथ काम करूंगा। और अगले ही दिन उन्होंने हल उठाया, मिट्टी में हाथ डाले और सबको प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। लोग काम पर लग गए और एक महीने में गांव का चेहरा बदल गया। एक रात गांव में कुछ अजीब हुआ। किसी ने गांव के सामूहिक गोदाम से नए बीजों की बोरियां चुरा ली। सुबह जब लोगों को पता चला तो हड़कंप मच गया। गांव वाले बोले, अब तो सब खत्म हो गया। जो थोड़ा उगाने का सपना था, वो भी चोरी हो गया। बीरबल, भोला राम ने तुरंत सबको शांत किया। डरो मत, जिसने भी ये किया है वो हमारा ही कोई है, पर क्यों किया यही समझना होगा। उन्होंने खुद जांच शुरू की। गांव के हर कोने में गए, लोगों से पूछताछ की, बच्चों से बातें की, पर किसी ने कुछ देखा नहीं था सिवाय एक बात के। गोपलू ने बताया कि रात को उसने खेत की ओर एक परछाई जाते देखी थी, पर वो पहचान नहीं पाया कि कौन था। बीरबल ने सबको चौपाल में बुलाया और कहा, आज रात सब अपने घर में रहें, मैं चोर को पकड़ने की तरकीब निकालूंगा। रात हुई, आसमान में बादल छा गए। बीरबल ने गांव के बीचों बीच एक दीपक जलाया और सब घरों में एक एक मिट्टी की डंडी बांट दी। उन्होंने कहा, यह डंडी जादुई है, जिसने चोरी की है उसकी डंडी सुबह तक एक अंगुल बढ़ जाएगी। लोग हैरान रह गए। सुबह जब सब इकट्ठा हुए, बीरबल ने देखा, सबकी डंडियां बराबर थी सिवाय एक के। महेतर नाम का आदमी डर के मारे कांप रहा था। बीरबल मुस्कुराए। मैंने कहा था डंडी बढ़ेगी, पर तुम डर के मारे अपनी काट लाए ताकि झूठ छिपा सको। चोर तुम ही हो। महेतर ने रोते हुए कहा, मालिक, मैंने चोरी मजबूरी में की। बच्चे भूखे थे, मैं बस एक बोरी लेना चाहता था। गांव वाले क्रोधित हो गए, पर बीरबल ने हाथ उठाकर सबको रोका। ये आदमी गुनहगार है, पर असल गुनहगार गरीबी है। अगर हम सब साथ खड़े ना हों, तो हर कोई एक दिन ऐसी मजबूरी में आ जाएगा। बीरबल ने चोरी माफ कर दी, लेकिन एक शर्त पर। महेतर, अब से तुम गांव के सुरक्षा प्रभारी बनोगे। कोई चोरी न हो, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। महेतर ने आंसू पोंछे और सिर झुका दिया। गांव के लोग भावुक हो उठे। धीरे धीरे गांव में भरोसा लौटने लगा। कुछ महीनों बाद गांव ने अपनी मेहनत से नया इतिहास लिखा। खेतों में फसलें लहराने लगी, बच्चे स्कूल लौट आए और लोग फिर से गाने गाने लगे। जब बीरबल ने देखा कि गांव खुशहाल हो गया है, तो एक रात उन्होंने क्वाइटली अपना झोला उठाया और निकल पड़े। पीछे सिर्फ एक पत्र छोड़ गए, जिस पर लिखा था, मैं कोई भोलाराम नहीं था। मैं वही हूं जो तुम्हें देखता भी हूं, पर दिखता नहीं। गांव अब तुम्हारा है, इसे फिर कभी निराश मत होने देना। फतेहपुर सीकरी लौटकर बीरबल ने अकबर को पूरा हाल सुनाया। अकबर ने गंभीरता से सुना, फिर बोले, तुमने न केवल समस्या सुलझाई, बल्कि इंसानियत की मिसाल भी दी। पर एक बात बताओ बीरबल, क्या सच में बेरोजगारी खत्म हो गई? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, बेरोजगारी केवल तब खत्म होती है जब इंसान अपनी मेहनत पर भरोसा करे। मैंने उन्हें रास्ता दिखाया है, अब चलना उनका काम है। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, सच कहा तुमने, पर एक सवाल अभी बाकी है। जिस बच्चे ने तुम्हें पहली बार गांव की सच्चाई बताई थी, वो गोपलू, उसका क्या हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, वो अब गांव के स्कूल में नया मास्टर बन गया है। कुछ महीनों बाद दरबार में एक पत्र आया। गांव के सरपंच की मुहर लगी थी।
उसमें लिखा था, हमारा गांव अब खुशहाल है, पर पास के गांवों में वही हाल है जो पहले हमारे यहां था। हम चाहते हैं कि भोला राम फिर लौटे। अकबर ने पत्र पढ़ा और बीरबल की ओर देखा। दोनों के बीच एक खामोश मुस्कान फैली। तो बीरबल, अकबर बोले, क्या फिर से एक नई यात्रा के लिए तैयार हो? बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, जब तक किसी गांव में उम्मीद मरी नहीं, मैं लौटता रहूंगा। बीच रास्ते में बीरबल ने अपना सिर मोड़कर देखा। आकाश पर तारे सपाट खिले हुए थे और सीधी हवाएं चल रही थी। उनके कदम थके हुए थे, पर आत्मा में हल्की बेचैनी और बड़ी जिज्ञासा थी। उन्होंने सोचा, एक गांव जहां लोग दिन रात काम करते हैं पर परिणाम नहीं मिलता, ये कोई साधारण कष्ट नहीं हो सकता। इसका कारण भीतर कहीं छिपा है। कुछ दिनों बाद बीरबल पहुंचे उस गांव के पास जहां का नाम था विकासपुर। नाम सुनकर सांकेतिक खुशी हुई, पर गांव का सच कुछ और ही था। गांव का हर घर व्यस्त दिखता था। महिलाएं एक के बाद एक कपड़ा कात रही थी। बड़ी सुबह से शाम तक जूते जूते बना रहे थे। किसान अपने खेतों में कई बार हल चला चुके थे, पर खेतों से फसलें कम निकली। हस्तकला बिकती नहीं, दुकानें खाली रहती। लोगों की आंखों में थकान थी, पर आत्मा टूटने तक नहीं पहुंची थी। वे जद्दोजहद कर रहे थे, पर हर बार उम्मीद टूट जाती थी। बीरबल ने गांव के चौपाल में बैठकर सुनाया, मैं भोलाराम नहीं, पर तुम लोग जो कहते हो वही सुनूंगा। लोग धीरे धीरे इकट्ठे हुए। उनमें से एक बुजुर्ग नाम से दादू केशव थे। वे बुनकर थे और अपनी बुनाई की कला के लिए दूर दूर प्रसिद्ध रहे थे। पर अब उनकी दरी खोखली सी लग रही थी। रंग फीके और काले धब्बे कपड़े पर थे। दादू ने कहा, हम मेहनत करते हैं, पर जो भी बनता है वो सुबह तक गायब मिलता है, या फिर बाजार में कोई नहीं खरीदता। कई बार हाथ से बने कपड़े आधे बनकर खराब हो जाते हैं, मानो कोई रात में उनका रंग गया दे। एक और रामदिन नाम का मोची बोला, मैं दिन में 8 जोड़ियां बनाऊं, पर शाम तक उनके जूते टूटकर फिर आ जाते हैं। ग्राहक कहते हैं कि चमड़ा फटा हुआ था, पर मैं तो वही चमड़ा लेकर आता हूं जो पहले भी करता था। कहीं से कोई चीज झूठी तरह बदल जाती है। गांव की बुजुर्ग औरतें बोली, लड़कियां तपती हैं, पर कपड़े में धागे कट जाते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, पर रात को उनकी किताबें खाली रहती हैं। बाजार में सामान बिककर भी पैसों का हिसाब नहीं मिलता या टंगता नहीं दिखता। बीरबल ने ध्यान से सुना। वे जानते थे कि समस्या मात्र चोरी तक सीमित नहीं, कुछ गहरी चाल है जो मेहनत का फल चूम कर उसे छीन ले रहा है। उन्होंने गांव और आसपास का हर कोना देखा। तालाब, नहरें, पुराने पेड़, हवेलियां और जाहिर तौर पर कुछ छोड़ दिया गया अंधेरा भी। एक रात बीरबल ने गांव के पास एक छोटी नदी के किनारे छुप कर देखा। वहां कुछ युवकों का एक छोटा गिरोह रात में आकर बातें कर रहा था। वे शहर से आने वाले कुछ व्यापारियों की बातें कर रहे थे, पर बीरबल को ऐसा लगा कि वे केवल व्यापारी नहीं। उनके शब्दों में ऐसे संकेत थे जैसे कि वे किसी बड़े खेल के हिस्से हों। वे कह रहे थे, कल रात रेडी रहो, सामान को निकालकर उसी जगह पर छिपा देंगे, फिर कुछ दिनों में सब बिक जाएगा। बीरबल ने उनकी बात सुनी और वापस पाव धीरे धीरे गांव के भीतर पहुंचाया। सुबह उन्होंने चौपाल में कहा, रात को कुछ हुआ है। मैं चाहता हूं कि आज रात हम सब चौकियां रखें, सब अपने अपने घर की निगरानी करें। लोग भयभीत थे, पर मान गए। रात में गांव के छोटे छोटे समूहों ने पहरे रखे। बीरबल ने खुद भी एक छुपे हुए स्थान पर देखा और देर तक बैठे रहे। रोशनी कम थी, मगर चांद की हल्की रोशनी में भी उन्होंने देखा। कुछ नकाबपोश परछाइयां आई और गांव के गोदाम के पास रुकी। वे चुपके से अंदर गई और बोरियां बाहर निकाली, पर तभी एक कुत्ता भौंका और एक शोर मचा। पर परछाइयां जल्दी भाग निकली और उनके पीछे कुछ ऐसे निशान मिले जो घुटनों के स्तर के थे, जैसे कि कोई ढीले कपड़ों में चलता हो या पैरों की जगह कुछ विशेष चप्पलों के निशान हों। कुछ खिलौनों पर भी निशान थे,
छुआ हुआ, पर कुछ नहीं बचा। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के लोगों से कहा कि वे गोदाम की जांच करें, पर सबको अलग अलग काम दे। किसी को बताना नहीं कि किसने देखा। उन्होंने देखा कि कुछ बोरियों में से बीज गायब थे, कुछ में कीड़े नहीं थे पर अनाज खाली था, और कुछ में ऐसी गंध थी जैसे किसी ने अनाज के साथ मिट्टी मिलाई हो। यह हल्का सा मिलावट नहीं थी, किसी ने जानबूझकर चीजें बदल दी थी ताकि वे व्यर्थ दिखें। बीरबल ने ध्यान दिया कि चोरों के निशान गांव के पुराने पेड़ एक बरगद के पास रुकते थे। बरगद के पास एक पुराना कुआं था जिसे वर्षों से बंद कर दिया गया था। कुएं में एक ढक्कन पड़ा हुआ था, पर ढक्कन के नीचे कुछ ताजा मिट्टी की परत थी, जैसे हाल ही में खोदा गया हो। बीरबल ने मिट्टी की गंध सूंघी। उसमें समुद्री नमक जैसा हल्का निशान था, जो यहां की जमीन पर सामान्य नहीं था। उन निशानों से यह संकेत मिला कि कोई बाहर के रास्ते से आ रहा था, नहर से नहीं, बल्कि दूर के किसी जगह से जिसे यहां के लोग कम जानते थे। उस शाम बीरबल ने गांव के कुछ नौजवानों को बुलाया। आनंद, स्कूल का मास्टर, मीरा, युवा महिला, मेहनती और बुद्धिमान, और राघव, सख्त पर ईमानदार सरपंच। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ एक छोटी जांच करना चाहता हूं। हमें बाजार के पास बनी गली के पास रात को छुप कर देखना होगा। मैं नहीं कहूंगा कि यह संभव है कि कोई हमारे ही बीच में हो, पर हमें बाहर के संकेत की जांच करनी चाहिए। रात्रि हुई, चारों छुपकर बैठे। मध्यरात्रि के आसपास उन्होंने दूर से टिमटिमाती रोशनी देखी, पर यह किसी दीपक की नहीं थी। ये छोटी छोटी लौ की कतार जैसी लग रही थी, जो जमीन के पास से होकर गुजर रही थी। जब वे करीब पहुंचे तो देखा कि कुछ लोग एक लंबी रस्सी लेकर सामान को गाड़ी में भर रहे थे, पर सामान गांव वालों का नहीं था। वे छोटे छोटे पैकेट उठा रहे थे जिनमें कुछ चमक रहा था, कुछ कड़ा और कुछ बारीक। वे खामोश और चतुर थे, पर फिर भी उनका व्यवहार ऐसा था जैसे वे अनजान रास्तों को अच्छी तरह जानते हों। बीरबल ने देखा कि उन लोगों के पास एक बुजुर्ग आदमी भी था, कपड़े पुराने पर चाल में तेज। उसने सामने से इशारा किया और वे लोग चुपके से हट निकले। पर जब वे लोग हटे तो आनंद ने देखा कि बुजुर्ग की झोली में कुछ काटे हुए कागज रखे थे, जैसे किसी का लेखा। आनंद ने चुपके से एक कागज फाड़ लिया और देखा कि उस पर गांव के नामों का बिल लिखा था, पर यहां के नामों के बगल में कुछ चिन्ह बने थे, जैसे रंग बदलते हुए। आनंद ने चेहरे पर सजगता लाई और धीरे धीरे लौट आया। अगले दिन बीरबल ने उस बुजुर्ग से मिलकर बात करने का नाटक किया। वे बाजार में मिले और भोलाराम बनने की अदाकारी करते हुए बोले, बाबा, तुम यहां के व्यापारी हो क्या? क्या तुम बाहर के माल लाते हो? बुजुर्ग ने मुस्कान दी और कहा, हूं, परिचों से कुछ ले आता हूं, बिल्कुल अलग सामान, पर असल में मैं तो राह चलाने वाला हूं। बीरबल ने धीरे पूछा, क्या तुमने कभी किसी गांव के लोगों की मेहनत बेकार होते देखा है? बुजुर्ग का चेहरा अचानक संकुचित हो गया और उसने कहा, किसी ने पूछा भी है कि मेहनत क्या है? मेहनत का बाजार अलग है। तुम समझना चाहो तो समझो। ये जवाब कम मिला और ज्यादा रहस्य बन गया। बीरबल ने और तलाशी की और पाया कि पास के एक कस्बे में एक संगठित व्यापार का मंडल था, जो गांवों से अधपका माल उठाकर उसे भिन्न भिन्न रूप में बेच देता था। पर यह साधारण मंडल नहीं, ये लोग कुछ और कर रहे थे। वेवानों के गांवों के अनाज और कपड़ों में मिलावट कर देते थे। लोग मेहनत करके सामान बनाते, पर मंडल के पास ऐसी तरकीब थी कि वे उस सामान का मूल्य घटा देते और फिर उसे सस्ता बेच देते। गांव वाले बेचते, पर पैसे कम मिलते या बिल्कुल खत्म। बीरबल ने सोचा, ये आर्थिक चुनौती है, पर साथ ही ये मनोवैज्ञानिक भी है। लोगों का आत्मविश्वास घटाया जा रहा है। किसी ने उन्हें ऐसा भाव दिला दिया है कि उनकी मेहनत बेकार है। जब तुम किसी का विश्वास आघात कर देते हो तो वो काम बंद कर देता है, और यही किसी के हित में है। बीरबल ने फिर गांव को एक सुलह का प्रस्ताव दिया।
उन्होंने कहा कि गांव के लोगों को अपने माल को सीधे बेचने का तरीका सीखना होगा। उन्होंने गांव में एक छोटा मेला आयोजित करने का निर्णय लिया, जहां हर मुलाजिम अपना सामान लाएगा और खुद बेचने का अभ्यास करेगा। पर साथ ही उन्होंने एक और चाल चली। उन्होंने बाजार में कुछ नकली खरीदार रख दिए जो सच्चाई बताएंगे। मेले के दिन गांव में हलचल मची। दादू केशव की बुनाई, रामदिन के जूते, मीरा की कढ़ाई, सबको आज मौका मिला। पर शाम होते होते कुछ लोग आए जिन्होंने गरीब भाव से खरीदने का दिखावा किया और फिर नकली बहस छेड़ी। ये तो अच्छा नहीं है, इसमें कुछ कमी है। पर मीरा ने साहस दिखाया। उसने खरीदार से विनयपूर्वक पूछा कि क्या वह इन चीजों की कीमत बता सकता है और किस तरह के बदलाव चाहिए। खरीदार की चाल फूट गई। उसने कहा कि असल में वे सामान की सच्ची कद्र नहीं जाने, लेकिन चौपाल पर बैठे लोग थे, गांव वाले, जिन्होंने एक एक चीज को देख, छू कर खरीदा और एक दूसरे की तारीफ की। मेले के अंत में गांव वालों के चेहरों पर एक नई चमक थी। बिकने का आनंद अलग था और बिकने पर मिलने वाला पैसा भी सच्चा लग रहा था। पर उसी शाम जब वे गिनती कर रहे थे, एक छोटी सी बहस उठी। कुछ पैसों की कमी मिली। लोग डर गए कि फिर वही मंडल आकर सब कुछ उठा ले गया। पर आनंद ने ध्यान दिलाया कि उस दिन कई लोग अपने सामानों के बिल स्वयं लिख रहे थे। उन्होंने कागजों की कड़ी बना ली थी। ये छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे सुरक्षा की दीवार बन रही थी। पर बीरबल जानते थे कि ये केवल शुरुआत है। उन्होंने देखा कि चोरी और मिलावट का आधार कहीं और था। एक पुरानी हवेली जो गांव से थोड़ी दूर थी। हवेली वर्षों से खाली पड़ी थी, पर उसकी दीवारों पर कुछ नई अक्ति दिखाई दे रही थी। वे हवेली के नीचे की जमीन पर गए और वहां पाया कि कुछ सुरंगों की छाप थी। पुरानी दीवारों के भीतर धूल हटाकर कुछ नया बनाया गया था। सुरंग के भीतर कुछ रस्सी और बोरियों के निशान थे। बोरियों पर वही चिन्ह नजर आए जो उन्होंने पहले बाजार में फाड़े हुए कागज पर देखे थे। बीरबल ने कहा, यह संकेत एक बड़े खेल का हिस्सा है। हमें पता लगाना होगा कि यह मंडल किसके साथ जुड़ा है और किसका फायदा उठाया जा रहा है। उन्होंने गांव के कुछ लोगों को चुना, मीरा, आनंद और राघव, और कहा कि वे 3 दिन तक रात में पहरा रखें और आने जाने वालों के नाम लिखें। गांव वाले तैयार हो गए। तीसरे दिन दोपहर को गांव में एक नया आदमी आया। वो शिष्ट, पर आंखों में ठंडक थी। उसने पूछा, कहाँ मिलते हैं यहां के बड़े लोगों से? मुझे कुछ माल खरीदना है। लोग सोच में पड़ गए, पर वो आदमी धीरे धीरे गांव के जाने माने दुकानदारों से मिला और कुछ लालची दाम पर सामान ले गया। पर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई खेल जीत रहा हो। बीरबल ने उसे पीछा किया और देखा कि वो हवेली की तरफ गया। शाम होते ही उस आदमी ने हवेली में कुछ बात की और फिर कुछ बोरियां बाहर निकली। पर इस बार बोरियों में से कुछ चमकदार चीजें झलक रही थी। ये वे चीजें नहीं जिनका गांव में उत्पादन था। ये संकेत था कि मंडल सिर्फ गांव का माल ही नहीं उठा रहा था। वे चीजों में बदलाव करके कुछ अलग भेज रहे थे, शायद नगरों तक। बीरबल ने गहरी सांस ली। सांस के साथ ही मन में सवाल उभरे। किसका लाभ था इस पूरे खेल का? किस तरह ये व्यवस्था दूर दूर तक फैली हुई थी? और सबसे बड़ा, क्या ये सिर्फ एक आर्थिक चाल थी या किसी और मकसद के साथ जाने पहचानी शक्ति इसे चला रही थी? वह रात एकाकी पहरे में थे। हवेली की ओर देखते हुए वे सोच रहे थे कि हर बार जब मेहनत का फल छीन लिया जाता है तो किसके हाथ में वह जाता है, और क्या कहीं ऐसा भी है कि ये सब किसी बड़े मकसद का हिस्सा हो जो चरित्र से परे है? बीरबल ने महसूस किया कि उन्होंने अब तक केवल सतह खोली है। गहराई में जाने के लिए उन्हें एक बड़ा जोखिम उठाना होगा और जानना होगा कि किसे भरोसा किया जा सकता है। सुबह जब उन्होंने गांव वालों को सब बताया तो राघव की आंखों में सख्ती थी। उसने कहा, हमें हवेली पर दस्तक देनी चाहिए और जो कुछ भी वहां है उसे सामने लाना चाहिए। मीरा ने धीरे कहा, अगर वहां कोई ताकतवर व्यक्ति जुड़ा हुआ हो तो क्या होगा? क्या हम तैयार हैं?
आनंद ने सिर हिलाया। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी मेहनत फिर बिखर जाएगी। हमें सोचना होगा कि डर से काम कैसे बनेगा। बीरबल ने चुपचाप कहा, हमें पहले प्रमाण चाहिए। दस्तक देना आसान है पर प्रमाण जुटाना जरूरी है। मैं कल रात जाऊंगा, अकेला। गांव वाले सहम गए पर उन्होंने बीरबल का साथ देने का निश्चय किया। वे जानते थे कि बीरबल का दिमाग चालाक है और उनका दिल गांव के साथ है, पर फिर भी सबको एक विचित्र भय था, जैसे कोई आंचल में छिपा हुआ सच पलटकर उन्हें देख रहा हो। और तब हुआ, उसी रात जब बीरबल हवेली की ओर गए, हवेली के एक कमरे से धीमी सी गीत जैसी ध्वनि निकली। ये गीत किसी अजनबी बोली में था, जिसे सुनकर बीरबल के पैर ठिठक गए। गीत में बार बार दो शब्द दोहराए जा रहे थे, पर वे शब्द उन्हें सामान्य नहीं लगे। गीत की लय में कुछ लकड़ी की छड़ियां बज रही थी और कुछ वस्तुएं फिसलती हुई आवाज दे रही थी। ठीक वैसी आवाज जैसे सूखे बीज किसी कनस्तर में गड़बड़ रहे हों। बीरबल ने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं। उन्होंने धीरे से दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। वहां दरवाजा अंदर से खुला था। बीरबल ने देखा कि कमरे की दीवारों पर नक्शे लगे थे। नक्शों में कई गांवों के नाम और उनके बगल में छोटी छोटी उंगली के निशान थे। बीच में एक बड़ा चार्ट था जहां लिखा था, मंडल क्रिया, आर्थिक पुनर्परिवर्तन। बीरबल के होश उड़ गए। ये शब्द यहां के तालमेल से मेल नहीं खाते थे। ये कोई बड़ा नाम था, कोई ऐसा संगठन जिसने गांवों की मेहनत को व्यवस्थित तरीके से मोड़ा हुआ था। किंतु इतना बड़ा नाम किसने दिया? किसने ये सोचा? बीरबल ने चार्ट के नीचे एक छोटा स्क्रैप पाया। उस पर एक तारीख और कुछ कोड जैसे अंक थे, पर ये अंक किसी और भाषा के नहीं, बल्कि केवल पुराने दिनगणना के चिन्हों जैसे दिख रहे थे। और तभी उन्होंने कमरे के कोने में एक छोटी डिबिया देखी। उसमें कई छोटे कपड़े, कुछ फूल और एक छोटा सा ताबीज था। ताबीज पर कुछ निशान बनाए थे। वे निशान उनसे मिलते थे जो पहले गांव के बाजार में देखे कागज पर थे। बीरबल ने भीतर गहरी सांस ली। वो महसूस करने लगे कि वे केवल एक चोरी या मिलावट नहीं सुलझा रहे, वे एक व्यवस्था के चिन्हों तक पहुंच गए थे। व्यवस्था की जड़ें किसी पुराने समय से जुड़ी थी, पर वे अब आधुनिक चालें अपना रही थी। और सबसे भयावह बात, उन नक्शों में कुछ नाम ऐसे थे जो 2-3 महीने पहले अचानक गायब हुए गांवों की सूचियों से मेल खाते थे। मतलब, कोई योजना है जो गांवों को एक एक करके अपने घेरे में ले रही है। बीरबल ने धीरे से कागज उठाया और देखा कि उसमें एक जगह पर लिखा था, अंतिम चरण, स्थिरीकरण। ये शब्द पढ़कर उनका हृदय तेजी से धड़क उठा। स्थिरीकरण किसका? किस तरह का स्थिरीकरण? और क्यों? इसलिए कि मेहनत का फल उनसे छीन लिया जाता हो। उसी समय कमरे की खिड़की पर हल्की चाल थी, मानो कोई परछाई बाहर से अंदर झांक रही हो। बीरबल ने पलटकर देखा। खिड़की के बाहर अंधेरे में एक आकृति ठहरी थी। वो आकृति ठंडी हवा की तरह थी, स्थिर और सुनसान। आकृति ने धीरे से सरककर खिड़की से गूंजी हुई आवाज में कुछ कहा, पर बीरबल ने ठीक से नहीं सुना। उनके कानों में केवल एक जुमला गूंज गया, जितनी आवश्यकता उतनी ही आपूर्ति। बीरबल के दिल में सन्नाटा छा गया। ये वाक्य किस मंसूबे का हिस्सा था? वे बाहर छिपे उस परछाई की ओर देखते रहे, पर जैसे ही वे आगे बढ़े, परछाई गायब हो गई। केवल हवेली की दीवारों पर पड़े नक्शे और चार्ट रहे, और उनके बीच एक खुला सवाल, किसका हित ये स्थिरीकरण कर रहा है? बीरबल रात भर हवेली के दस्तावेज पढ़ते रहे और कई सवालों के उत्तर की खोज में थे, पर जितना वे जान पाते उतना और ज्यादा रहस्य उनकी ओर मुड़ आता। गांव के लोग सुबह से बेचैन थे। बीरबल ने उन्हें बताया कि कुछ बड़ा खेल चल रहा है, पर अभी वे केवल सुराग इकट्ठा कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई केवल खेतों की नहीं, लोगों के विश्वास की भी है। यदि लोगों का विश्वास टूट गया तो वे फिर मेहनत नहीं करेंगे और पूरा चक्र फिर उसी मंडल के काम आएगा। पर सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना रहा, वो खिड़की के बाहर खड़ी परछाई कौन थी?
और जितनी आवश्यकता उतनी ही आपूर्ति, ये नारा किसकी नीति थी? क्या ये मंडल केवल व्यापार कर रहा था या उसका कोई और मकसद था? राजनीतिक, धार्मिक या कुछ और? बीरबल ने ठान लिया कि वे इसका उत्तर पाए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। पर अब रास्ता कठिन था। उन्होंने गांव वालों से कहा, तैयार रहो। ये लड़ाई बस आज की नहीं, ये आने वाले दिनों की लड़ाई है। हमें चतुर होना होगा, पर साथ ही हमें इंसान भी होना होगा। गांव वाले आशा और भय के मिलाजुले भावों के साथ जीने लगे। मीरा ने अपने बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। आनंद ने गांव में कागजी प्रणाली मजबूत की। राघव ने सख्ती से चौकियां बढ़ाई। दादू ने बुनाई में नए रंग और पैटर्न जोड़े ताकि सामान और विशिष्ट बन सके। पर बीरबल का मन अब हवेली और उस परछाई की ओर जा लगा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो परछाई खुद किसी और के साथ जुड़ी हुई शक्ति का अंग हो? बीच में कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है। उस परछाई का असली चेहरा क्या है? स्थिरीकरण के पीछे कौन सी ताकत है? मंडल किस तरह दूर दूर तक गांवों को प्रभावित कर रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या बीरबल और गांव वाले मिलकर इस चाल को पलट पाएंगे या ये व्यवस्था और भी नई चालें अपनाएगी? बीरबल ने आंधी की तरह अपनी तलवार नहीं निकाली। उन्होंने अपनी समझ, चालाकी और लोगों का भरोसा अपनाया। पर अब उन्हें गहराई में उतरना था, और गहराई के साथ खतरे भी बढ़ेंगे। सुबह का सूरज बस उगने ही वाला था। आसमान में हल्की सुनहरी लकीरें खिंच चुकी थी, लेकिन गांव विकासपुर की गलियों में अभी भी रात का सन्नाटा पसरा था। पिछली रात जो कुछ भी हुआ था, उसने बीरबल के मन में एक नई बेचैनी भर दी थी। वो बार बार उस खिड़की की तरफ का दृश्य याद कर रहे थे, जहां वो परछाई खड़ी थी, और वो अजीब वाक्य, जितनी आवश्यकता उतनी ही आपूर्ति। बीरबल जानते थे, इस हवेली में कुछ गहरा छिपा है, और ये रहस्य केवल चोरी या अनाज की लूट का नहीं है। ये कुछ बड़ा है, ऐसा जो कई गांवों की किस्मत से जुड़ा हुआ है। उन्होंने निश्चय किया, आज रात वे अकेले उस हवेली के तहखाने तक जाएंगे। दिन भर वे गांव के कामों में लगे रहे, ताकि किसी को शक न हो। गांव वाले अब थोड़ा निश्चिंत थे। उन्हें लग रहा था कि सब ठीक हो रहा है, लेकिन बीरबल के मन में सवालों का जाल उलझता जा रहा था। दोपहर के बाद गांव में कुछ अजीब घटने लगा। 2-3 अनजान आदमी गांव में आए, जिन्होंने अपने को बाहर के व्यापारी बताया। उन्होंने कहा कि वे गांव के बनाए सामान को अच्छे दाम पर खरीदना चाहते हैं। गांव के कुछ लोग खुश हो गए, पर मीरा को कुछ अजीब लगा। उसने बीरबल को आकर बताया, भोला राम जी, ये लोग कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रहे हैं। उन्हें हर घर का हिसाब चाहिए। कौन क्या बनाता है, कितनी मात्रा में और कहाँ रखता है। बीरबल मुस्कुराए, पर भीतर से गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, उनसे कहना सब ठीक है, पर कुछ भी लिखकर मत देना। शाम तक वो व्यापारी चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने गांव के बाहर वाले पुराने पेड़ की जड़ के पास कुछ दबाया। बीरबल ने यह देखा, पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने तय किया कि वो रात में उसी जगह जांच करेंगे। रात हुई। आसमान में बादल थे, और चांद बार बार बादलों के बीच छिपता दिखता। गांव के लोग अपने घरों में थे। बीरबल अकेले धीरे धीरे पुराने बरगद की ओर बढ़े। वहां जमीन थोड़ी उखड़ी हुई थी। उन्होंने झुककर मिट्टी हटाई। अंदर से एक कागज का गुच्छा मिला। उस कागज पर एक मोटे अक्षरों में कुछ लिखा था, तीसरे चक्र की तैयारी करो। पहला गांव स्थिर, दूसरा गांव तैयार। बीरबल का माथा ठंडा हो गया। तीसरा चक्र? क्या कोई योजना 3 चरणों में चल रही है? उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये वही मंडल का काम है, जो पहले गांव में बेरोजगारी फैला चुका था। अब वही मंडल नए तरीकों से गांवों पर कब्जा कर रहा है, किसी रहस्यमय तीसरे चक्र की योजना के तहत। मध्यरात्रि बीत चुकी थी। गांव सो चुका था। बीरबल एक लालटेन लेकर धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़े। हवेली के बाहर हवाओं में एक डरावनी शांति थी। दरवाजे की लकड़ी पुरानी थी,
पर भीतर से किसी ने हाल में सफाई की थी। इसका निशान धूल में साफ दिख रहा था। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर वही कमरा था जिसमें दीवारों पर नक्शे और चार्ट लगे थे। उन्होंने लालटेन ऊंची उठाई। दीवार पर कुछ नए निशान बने थे, जैसे किसी ने रात में कुछ नया लिखा हो। इन निशानों के पास 2 शब्द पढ़े जा सकते थे, दक्षिण दिशा, जल मार्ग। बीरबल ने तुरंत समझा, मंडल अब अगले गांवों तक फैलने वाला है, जो नदी के किनारे बसे हैं। लेकिन तभी उन्हें हल्की सरसराहट सुनाई दी। वे मुड़े, पर कमरा खाली था। उन्होंने लालटेन आगे बढ़ाई। दीवार के पास लकड़ी की अलमारी में हल्की दरार थी। वह दरार किसी गुप्त रास्ते का संकेत लग रही थी। बीरबल ने उस अलमारी को धीरे धीरे धक्का दिया। अंदर से हवा की ठंडी लहर आई और एक छोटा सा रास्ता दिखा, जो नीचे की ओर जा रहा था। वहां अंधेरा था और बस सीलन की गंध थी। उन्होंने सोचा, यही तहखाना है। उन्होंने सावधानी से कदम रखा। रास्ता बहुत पुराना था। दीवारों पर नमी थी और कहीं कहीं चमगादड़ टंगे थे। कई जगहों पर लकड़ी के पुराने संदूक रखे थे। उन्होंने उनमें झांका। कुछ में पुराने कपड़े थे, कुछ में तांबे के बर्तन और कुछ में मिट्टी भरे थैले। लेकिन फिर उन्होंने एक बड़ा संदूक देखा जिस पर ताला नहीं था। उन्होंने खोला। अंदर से कुछ लाल रंग के पत्थर और काले पाउडर जैसे पदार्थ मिले। उनके पास एक थैली में लिखा था, मिलावट के लिए। अब सब कुछ साफ हो गया था। ये मंडल केवल चोरी नहीं करता। ये लोग गांव के अनाज और चीजों में रासायनिक मिलावट कर रहे थे, ताकि गांव की मेहनत का मूल्य गिर जाए और लोग खुद मजबूर हो जाए कि सब कुछ उन्हें ही बेच दे। बीरबल अभी ये सोच ही रहे थे कि अचानक ऊपर से किसी के कदमों की आहट आई। वो चौंक गए। कदम धीरे धीरे नीचे आते जा रहे थे। उन्होंने लालटेन बुझाई और एक खंभे के पीछे छिप गए। 2 लोग नीचे आए। उनके हाथों में मशाल थी। एक ने कहा, माल पूरा तैयार है। दूसरे ने जवाब दिया, हां, कल इसे दक्षिण के गांवों में भेज देंगे। तीसरा चक्र शुरू हो जाएगा। पहला आदमी बोला, बादशाह को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ये सब योजना शांत रहनी चाहिए। बीरबल का दिल धक से रह गया। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि यह साजिश केवल गांवों की नहीं, राजमहल तक पहुंचने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दरबारी या कोई प्रभावशाली व्यक्ति इस मंडल से जुड़ा हो। कदमों की आवाज धीरे धीरे ऊपर चली गई। बीरबल ने राहत की सांस ली, पर उनका दिमाग अब और गहराई में चला गया। रात का तीसरा पहर था। बीरबल तहखाने से बाहर निकले और हवेली के आंगन में पहुंचे। चांद अब पूरी तरह बादलों से निकल आया था। उन्होंने देखा, हवेली के बाहर के खंभे पर एक पुरानी तख्ती लटकी थी। उस पर धुंधले शब्द दिख रहे थे। ये हवेली कभी राजा भोज के मंत्री की थी। मतलब ये हवेली बहुत पुरानी थी और शायद इस मंडल का अड्डा बहुत पहले से यहां छिपा था। बीरबल ने तय किया, वो अब सीधे महल लौटकर अकबर को सब बताएंगे। पर अभी नहीं, क्योंकि सबूत अधूरे हैं। सुबह गांव में एक हलचल हुई। किसी ने अफवाह फैला दी कि भोलाराम चोरी में शामिल है। गांव के कुछ लोग डर गए, कुछ नाराज हो गए। मीरा और आनंद ने उन्हें संभाला, लेकिन सबके मन में भ्रम था। बीरबल समझ गए कि ये मंडल की नई चाल है। अब वो लोगों के बीच शक और डर फैलाकर उन्हें बांटना चाहते हैं। उन्होंने चौपाल में सबको बुलाया और कहा, अगर मैं चोर हूं तो मुझे सजा दो, पर पहले ये बताओ, उस हवेली में कौन कौन गया है? सबने एक दूसरे की ओर देखा, पर कोई कुछ नहीं बोला। तभी एक आवाज आई, मैं गया था। सबने मुड़कर देखा। महेतर खड़ा था, वही व्यक्ति जो पहले गांव में चोरी करते पकड़ा गया था। उसने कहा, मैंने सुना था वहां कुछ लोग रात में आते हैं। मैंने देखा भी, पर डर के मारे किसी को बताया नहीं। बीरबल ने कहा, क्या तुमने देखा कि वो कौन थे? महेतर बोला, उनमें से एक ने अपना चेहरा खोला था। वो बाहर के व्यापारी थे, जो परसों आए थे।
अब बात साफ थी, वो व्यापारी ही मंडल के लोग थे और हवेली से उनका संबंध था। बीरबल ने तुरंत एक संदेश तैयार किया और उसे कबूतर के जरिए महल भेज दिया। संदेश में लिखा था, जहां पनाह, एक गुप्त मंडल गांवों में झूठा व्यापार फैला रहा है। वे मेहनत की वस्तुओं में मिलावट कर लोगों का भरोसा तोड़ रहे हैं। इसका संबंध संभव है कि कुछ दरबारी व्यापारियों से भी हो। अकबर ने संदेश पढ़ते ही बीरबल को दरबार बुलाया। कुछ दिनों बाद बीरबल महल लौटे। अकबर गहरी सोच में थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारे पत्र ने मुझे विचलित कर दिया। क्या यह सच है कि कोई संगठन हमारे ही राज में लोगों की मेहनत को जहर बना रहा है? बीरबल ने सिर झुकाया। हाँ जहांपनाह, और उनका मकसद सिर्फ व्यापार नहीं, वो धीरे धीरे गांवों को कमजोर कर रहे हैं ताकि लोग खुद काम छोड़ दें। जब कोई मेहनत करना छोड़ देता है तब उसके मन पर राज करना आसान होता है। अकबर ने मेज पर हाथ मारा। यह राज्य पर प्रहार है, हमें इसे रोकना होगा। बीरबल ने कहा, पर हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें पहले यह जानना होगा कि ये मंडल आखिर किसके आदेश पर काम कर रहा है। अगले दिन बीरबल ने दरबार में उन व्यापारियों की सूची मंगवाई जो हाल में दक्षिण दिशा में माल ले जा रहे थे। सूची में एक नाम देखकर वो ठिठक गए, मुराद खान। मुराद खान वही व्यक्ति जो अकबर के व्यापारिक सलाहकारों में से एक था। वो वर्षों से राजकोष के व्यापारों का हिसाब देखता था। बीरबल ने सोचा, क्या वही इस मंडल के पीछे है? उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया, बल्कि चुपचाप योजना बनाई। उन्होंने मुराद खान को एक काल्पनिक व्यापार सम्मेलन के बहाने विकासपुर भेजने का सुझाव दिया। अकबर ने अनुमति दे दी। 3 दिन बाद मुराद खान गांव पहुंचा। बीरबल पहले से वहां थे, लेकिन इस बार उन्होंने खुद को एक बूढ़े किसान के रूप में रखा। रात को उन्होंने देखा, मुराद खान सीधे हवेली पहुंचा। वहां वही 2 आदमी उसका इंतजार कर रहे थे, वही जो तहखाने में दिखे थे। तीनों के बीच बातचीत हुई। मुराद खान बोला, तीसरा चक्र जल्द पूरा करो, चौथा शुरू होने वाला है। अगले महीने की गिनती में गांव खुद राजकोष पर निर्भर हो जाएंगे। अब बीरबल को सारा सच समझ आ गया। ये मंडल असल में एक गुप्त योजना थी जो गांवों को धीरे धीरे राजकोष का गुलाम बना देना चाहती थी। जब लोग खुद अपना उत्पादन खो देंगे तो वे दरबार से भीख मांगने पर मजबूर होंगे, और जो जनता निर्भर बन जाती है उसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। बीरबल ने अगली सुबह हवेली में छापा मारा। गांव के कुछ लोगों और पहरेदारों के साथ मुराद खान रंगे हाथ पकड़ा गया, लेकिन जब उसे पकड़ा गया वो मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, बीरबल, तुम्हें लगता है तुमने सब सुलझा लिया? असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। मंडल सिर्फ यही नहीं, 100 गांवों तक फैल चुका है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वो शांत था, जैसे कोई जानता हो कि अभी बहुत कुछ बाकी है। अकबर ने उसे किले में बंद करवा दिया, लेकिन बीरबल जानते थे ये बस एक सिर था। पूरे शरीर का जाल अभी बाकी है। विकासपुर अब धीरे धीरे संभलने लगा। मीरा ने औरतों को संगठित किया, आनंद ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और राघव ने व्यापार को ईमानदार बनाया। पर गांव के बीच बीच में लोग अभी भी कहते, मंडल खत्म हुआ या बस छिप गया। बीरबल कहते, जब तक हम मेहनत पर भरोसा रखेंगे कोई मंडल हमें हरा नहीं सकता। पर भीतर से वे जानते थे, मुराद खान जैसे लोग कभी अकेले काम नहीं करते। कहीं न कहीं कोई और योजना बन रही है। एक रात जब बीरबल महल लौटने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके कमरे के बाहर एक पत्र फेंका गया। उस पर कोई नाम नहीं था, बस लिखा था, तुमने तीसरा चक्र रोक दिया, पर चौथा शुरू हो चुका है। इस बार निशाना सिर्फ गांव नहीं, दरबार है। बीरबल ने पत्र को मोड़ा और ऊपर देखा। दूर आसमान में काले बादल इकट्ठा हो रहे थे। हवा में मिट्टी की गंध थी, पर उसमें किसी अदृश्य खतरे की झलक भी थी। उन्होंने धीरे से कहा, तो असली परीक्षा अब शुरू होगी। बीरबल जानते थे कि अब साजिश गांवों से निकलकर
दरबार तक पहुंच चुकी है। चौथा चक्र क्या होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं था। दरबार के पहरेदारों के चेहरे तने हुए थे और अकबर कुछ ज्यादा ही शांत दिख रहे थे। बीरबल ने जैसे ही दरबार में प्रवेश किया, उन्होंने देखा जहांपनाह के हाथ में वही पत्र था जो कुछ दिन पहले उनके कमरे के बाहर मिला था। तुमने तीसरा चक्र रोका, पर चौथा शुरू हो चुका है। अकबर ने कहा, बीरबल, अब ये मजाक नहीं रहा। मैंने तुम्हें गांव भेजा था लोगों की मदद के लिए, पर अब ये साजिश मेरे महल तक पहुंच गई है। बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह, ये मंडल बड़ा है। उनके लोग गांवों से लेकर नगरों तक फैले हैं। अब वो सीधे राजधानी में हाथ डालने की सोच रहे हैं। अकबर बोले, पर दरबार में कौन उनकी मदद कर रहा है? हमारे ही बीच कौन ऐसा है जो इस षड्यंत्र का हिस्सा है? बीरबल ने धीरे कहा, यही पता लगाना अब सबसे कठिन काम है जहांपनाह, क्योंकि अब दुश्मन दूर नहीं, वो हमारे पास ही है। अगले कुछ दिनों तक अकबर ने दरबार में आम सभाएं रद्द कर दी। केवल कुछ खास मंत्री ही बुलाए जाते थे। राजकोष की गिनती दोबारा शुरू हुई और किले के गोदामों की जांच की गई। पर बीरबल ने देखा, कुछ चीजें हर रोज गायब हो रही थी। कभी मसाले, कभी कीमती कपड़े, कभी औषधियां। कोई बड़े पैमाने पर चोरी नहीं थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी कमी हर जगह दिख रही थी। ये छोटी छोटी बातें बड़ी चाल का हिस्सा थी। बीरबल ने समझ लिया कि चौथा चक्र अब धीरे धीरे फैलाया जा रहा है, इस बार सीधे राजमहल की आपूर्ति व्यवस्था में। बीरबल ने कोई हंगामा नहीं मचाया। उन्होंने 3 भरोसेमंद लोगों को चुना, तुलसीदास, लेखपाल, कबीरचंद, दरबारी चौकीदार और फकीर अली, एक साधु जो महल के पास रहते थे। तीनों को उन्होंने कहा, हर रात अलग अलग जगह पर निगरानी रखो। जो भी अजीब लगे नोट करो, पर किसी से कुछ मत कहना। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ। दूसरी रात तुलसीदास ने देखा, राजमहल के अनाज भंडार के पीछे एक आदमी देर रात कुछ रख रहा था। जब पास गए तो वो भाग निकला। जमीन पर केवल एक मिट्टी का छोटा पात्र बचा था, जिसमें कुछ अजीब दाने थे। बीरबल ने उन्हें गौर से देखा। दाने अनाज जैसे थे, पर उनमें हल्की चिपचिपाहट थी। बीरबल ने कहा, यह वही है। यही तरीका था गांव में भी। वही मिलावट अब यहां शुरू हो रही है। तीसरे दिन दरबार में बैठक हुई। अकबर ने सब मंत्रियों को बुलाया और कहा, राज्य के भंडार में अनियमितताएं मिल रही हैं। जब तक दोषी नहीं पकड़ा जाता, सबकी निगरानी होगी। कुछ मंत्री चौंक गए, कुछ असहज हो उठे। मुराद खान, जो अब बंदी गृह में था, उसका नाम कई बार लिया गया। पर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुराद खान तो केवल मुखौटा था। असली संचालक कोई और है, जो अब तक खुला घूम रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की आंखों में देखा। क्या तुम्हें शक है कि वो हमारे बीच ही है? बीरबल ने केवल सिर झुका दिया। कुछ दिन बाद महल में एक नया व्यक्ति आया, सैयद नासिर नाम का व्यापारी। उसने दरबार को बताया कि वो दूर दराज इलाकों से अनाज और मसाले सस्ते दाम पर ला सकता है। उसकी बातें इतनी मीठी थी कि कई मंत्री प्रभावित हो गए। लेकिन बीरबल ने उसकी आंखों में अजीब चमक देखी। वो बोले, सैयद साहब, आप कहाँ-कहाँ का व्यापार करते हैं? नासिर ने जवाब दिया, जहां भी मांग होती है, गांवों में, नगरों में और अब राजधानी में भी। बीरबल मुस्कुराए, और क्या आपका मंडल भी वहीं तक फैला है? नासिर चौंका। उसने नजरें झुका ली और जल्दी से कहा, मंडल? कौन सा मंडल? बीरबल बोले, वही जो मेहनत का फल छीन लेता है। उस दिन के बाद नासिर दरबार में कम दिखने लगा, लेकिन रातों में किसी न किसी गोदाम के पास उसकी परछाई देखी जाने लगी। एक रात फकीर अली ने देखा, महल के पिछले हिस्से से 3 लोग भारी गठरिया लेकर बाहर जा रहे हैं। वो उन्हें पीछा करते हुए शहर के बाहर तक गए, जहां एक पुराना कारखाना जैसा ढांचा था। वहां अंदर बहुत से मजदूर रात में काम कर रहे थे। बीरबल को खबर मिली
और उन्होंने उसी रात पहुंचने का निश्चय किया। रात का दूसरा पहर था। बीरबल अपने 3 साथियों के साथ वहां पहुंचे। अंदर से धातु की टन टन और चक्की जैसी आवाजें आ रही थी। उन्होंने अंदर झांका। कई बड़े बर्तन रखे थे जिनमें अनाज, रंग और तेल मिलाए जा रहे थे। मजदूरों को नहीं मालूम था कि वे क्या बना रहे हैं। वे बस कहते थे, हमें आदेश ऊपर से मिला है। एक कोने में वही आदमी खड़ा था, सैयद नासिर। वो मुस्कुरा रहा था और उसके साथ कुछ सैनिक जैसे लोग थे। बीरबल ने चुपचाप पीछे से उसके पास जाकर कहा, तो ये है चौथा चक्र का असली केंद्र। नासिर पलटा और मुस्कुराया। बीरबल, तुम तो बहुत जल्दी पहुंच गए, पर अब तुम जो जान गए हो वो बाहर नहीं जा सकता। उसने संकेत किया और उसके लोग तलवारें खींचकर बीरबल की ओर बढ़े। बीरबल के पास हथियार नहीं थे, पर उन्होंने अपनी चतुराई का सहारा लिया। उन्होंने पास पड़े मिट्टी के घड़ों को लात मार दी। तेल फैला और फर्श फिसलन भरा हो गया। सैनिक लड़खड़ाकर गिरे और उसी मौके पर बीरबल बाहर की ओर भागे। फकीर अली और कबीरचंद ने रास्ता रोका। तीनों ने मिलकर किसी तरह बाहर तक पहुंचे, पर सैयद नासिर ने पीछे से आवाज लगाई, बीरबल, चाहे तुम भाग भी गए, लेकिन चौथा चक्र अब रुकने वाला नहीं। बीरबल बिना पीछे देखे अंधेरे में गुम हो गए। अगली सुबह बीरबल ने अकबर को सब बताया। अकबर ने तुरंत फौज भेजी, लेकिन जब सैनिक वहां पहुंचे, वो कारखाना पूरी तरह खाली था। न कोई बर्तन, न कोई मजदूर, न कोई कागज, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। बस दीवार पर एक वाक्य लिखा मिला, हम वही होंगे जहां जरूरत सबसे ज्यादा है। बीरबल ने दीवार को देखा और कहा, जहां पनाह, इसका मतलब है कि ये लोग किसी और जगह पहुंच चुके हैं और अब वो जगह कोई और गांव नहीं, शायद राजमहल ही है। अगले कुछ हफ्तों में महल में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी पानी का स्वाद बदल जाता, कभी रसोई से चीजें गायब हो जाती। कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। एक दिन अकबर ने देखा, उनकी निजी मेज पर रखे दस्तावेजों में से कुछ पन्ने गायब हैं। वे वही पन्ने थे जिनमें राज्य के आर्थिक खाते थे। बीरबल ने जांच की। वो पन्ने एक नौकर के कमरे में मिले, पर नौकर डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। बस इतना कहा, मुझे किसी ने पैसे देकर ये काम करने को कहा था, पर चेहरा याद नहीं। अब बीरबल के मन में केवल एक बात साफ थी, चौथा चक्र अब दरबार के अंदर काम कर रहा है, बाहर नहीं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब हमें छल से ही इस छल को रोकना होगा। अगर हम असली दोषी को पकड़ना चाहते हैं, तो हमें एक जाल बिछाना होगा। अकबर बोले, किस तरह का जाल? बीरबल ने कहा, हम एक नकली योजना बनाएंगे, जिसमें झूठे खजाने और गुप्त व्यापार की बात होगी। हम देखेंगे कि कौन उस खबर को सबसे पहले फैलाता है। अकबर ने हामी भर दी। कुछ दिनों बाद दरबार में अफवाह फैली कि अकबर ने गुप्त सोने की खान खोज ली है। केवल 4 लोग इस बात से वाकिफ थे, अकबर, बीरबल और 2 सबसे पुराने मंत्री। 3 दिन बाद ही ये खबर शहर में फैल गई और उसी रात महल के उस हिस्से में चोरी हुई जहां खजाने की फाइल रखी थी। बीरबल ने तुरंत समझ लिया, राजमहल के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सैयद नासिर से जुड़ा हुआ है। उन्होंने पहरेदारों को छुपाकर बैठाया और सुबह तक निगरानी रखवाई। रात के चौथे पहर महल के एक पिछवाड़े दरवाजे से एक आदमी बाहर निकलता दिखा। वो वही मंत्री था जो पहले मुराद खान का सहयोगी था। सुबह उसे दरबार में लाया गया। उसका नाम था अजहर बेग। वो वर्षों से दरबार में था और सबका विश्वास पात्र समझा जाता था। अकबर ने पूछा, अजहर, तुमने ये सब क्यों किया? वो बोला, जहां पनाह, मैं सिर्फ वही कर रहा था जो मुझे कहा गया। मंडल ने वादा किया था कि जब चौथा चक्र पूरा होगा तो मुझे पूरे व्यापार का नियंत्रण मिलेगा। अकबर ने क्रोध में कहा, और तुम्हें लगा धोखा देकर
राज्य मजबूत होगा? अजहर चुप रहा, फिर बोला, राज्य तो मजबूत रहेगा, जहां पनाह, बस शासक बदल जाएगा। उसकी बातें सुनकर सब सन्न रह गए। बीरबल ने उसे बंदी बनवाया, पर उनके मन में एक सवाल उठ गया। अगर अजहर को शक्ति का वादा किया गया था, तो उसे ये वादा किसने किया? रात को बीरबल अपने कमरे में बैठे सोच रहे थे। हवा में शांति थी, लेकिन भीतर बेचैनी। तभी दरवाजे के नीचे से एक छोटा कागज खिसका। बीरबल ने उठाकर देखा। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, हमारा अगला निशाना खुद तुम्हारा विश्वास। बीरबल ने कागज मोड़ा और धीरे धीरे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो अब खेल मेरे मन को तोड़ने तक पहुंच गया है। अगले दिन से बीरबल और अकबर दोनों ने अपने अपने तरीकों से जांच शुरू की। राजमहल में सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन बीरबल जानते थे कि ये बस शुरुआत है। चौथा चक्र अभी पूरा नहीं हुआ था। ये तो बस खुला दरवाजा था एक और साजिश की ओर। किसी ने बीरबल को बताया, दूर के पश्चिमी गांवों में भी वही मिलावट शुरू हो गई है। बीरबल ने आसमान की ओर देखा। सूरज ढल रहा था, लेकिन उसकी किरणों में धूल सी छाई थी। उन्होंने धीरे से कहा, जब तक एक भी गांव की सांस ईमानदार है, मैं इस अंधेरे का पीछा करता रहूंगा। और वो किला छोड़कर निकल पड़े, फिर एक लंबी यात्रा की ओर, जहां उनका सामना पांचवें चक्र से होना बाकी था। विकासपुर की सुबह धीमी और गुनगुनी थी। गांव के खेतों पर हल्की हवा चल रही थी और बच्चे स्कूल की ओर ठहरे ठहरे जा रहे थे। मगर बीरबल और अकबर दोनों के दिलों में उस लड़ाई की याद लगातार ताजा थी। चौथा चक्र रोका गया था, पर मंडल के असली चेहरे का खुला रहस्य अब भी पॉलिश होने के लिए बाकी था। बीरबल ने ठान लिया था कि अब सारे खेल का अंतिम पड़ाव उसी रात होगा, जब वे सबूतों की कड़ी जोड़कर सबके सामने रखेंगे और जो दोषी हैं उन्हें ऐसे सजा दिलाएंगे कि आगे कोई इसी तरह की साजिश सोच भी न पाए। अकबर ने राज्य के सभी भरोसेमंद अधिकारियों को बुलाया। न्यायाधीश, लेखापाल, सेनानी और गांवों के प्रमुख लोग, मीरा, आनंद, राघव, दादू केशव और महत्तर भी, सबको अलग अलग जानकारी दे दी गई ताकि सबकी निगाहें चौकन्नी रहें। बीरबल ने कहा, हम सबको मिलाकर अब उस जाल को उलट देना है जो वर्षों से लोगों की मेहनत और सम्मान छिनता आया है। बीरबल ने सबसे पहले वो सारी सामग्री इकट्ठी की जिसे हवेली की तहखानों और कारखाने के अवशेषों से पाया गया था। रंगीन पाउडर, मिलावट के उपकरण, नक्शे, रसद के पुराने कागज और उन कागजों की सूचियां जिनमें गांवों के नाम और स्थिरीकरण जैसे शब्द लिखे थे। आनंद और मीरा ने गांवों से जो प्रमाण जुटाए थे, मेलों के रसीद, खरीदारों के बयान, मजदूरों के वो बयान जो बाध्य होकर काम कर रहे थे, वे सब जोड़े गए। दूसरी ओर तुलसीदास ने राजकोष और महल के गोदामों के बिलों की गहरी जांच कराई। हर छोटी कमी की तह तक पहुंचा गया। कबीरचंद और फकीर अली ने उन रास्तों का नक्शा बनाया जिनसे माल शहरों और गांवों से उठकर हवेली तक आया था। हर स्थान के 2 गवाह तैयार किए गए। दादू केशव ने अपनी बुनाई के पुराने नमूने और वे कपड़े दिखाए जिनमें रंग गायब कर दिए जाते थे। महत्तर ने ईमानदारी से कबूल किया कि उसने गलती की थी और अब वो सबूत जुटाने में मदद करेगा। बीरबल ने कहा, जब साक्ष्य इतने पक्के हों तो बात अदालत तक ले जाना सरल है, पर इससे भी जरूरी है कि हम लोगों का मन बदलें। उन लोगों का जो धोखे में आकर मंडल के साथ काम कर रहे थे। हमें अदालत से पहले सबको सच दिखाना होगा। अकबर ने घोषणा की कि एक सार्वजनिक सभा बुलाई जाएगी, जहां राज्य के सारे गांवों के प्रतिनिधि, शहर के व्यापारी और महल के अधिकारी मौजूद रहेंगे। सभा के मैदान में भीड़ इकट्ठी हुई। वे सब उत्सुक थे और कुछ डर के साथ भी आए थे। बीरबल ने पूरे क्रम को शांतिपूर्ण रखा। सबसे पहले उन्होंने उन सभी लोगों को मंच पर बुलाया जिन्होंने जांच में सहयोग किया। आनंद, मीरा, दादू, महत्तर और कुछ मजदूर जिनका नाम पहले किसी ने जाना तक नहीं था।
मीरा ने अपने हाथ में एक थैली उठाकर दिखाई। उसमें वे रंग और पाउडर थे जो हवेली के तहखाने में मिले थे। उसने पारदर्शी तरीके से दिखाया कि किस तरह कपड़ों में मिलावट कर, रंग और सूखने की प्रक्रिया बदलकर कपड़े बेकार दिखा दिए जाते थे। दादू ने वही कपड़ा दिखाया जिसकी कीमत घटाकर बिकती थी, और उसने बताया कि बाजार में कैसे खरीदारों को गुमराह किया जाता था। आनंद ने गांव के उन कागजों को पढ़कर सुनाया जिनमें लिखा था कि किस निगम ने किस गांव के माल को मिश्रित करके बेचने का आदेश दिया। तब बारी आई उन सबको बताने की जो राजमहल के कागजों में देखकर पता चला था। तुलसीदास ने उस सूची को पढ़कर बताया जिसमें मुराद खान और अजहर बेग के हस्ताक्षर मिलते थे। किन्हीं दस्तावेजों पर वे नाम स्पष्ट थे। फिर कबीरचंद ने उस रात के गवाहों के बयान पढ़े। उन मजदूरों ने बताया कि किस तरह उन्हें हथियारों के साथ धमकाया गया था और किस तरह उन्हें कहा गया था कि वे प्रोजेक्ट के लिए काम करें। फकीर अली ने वे नाम बताए जो कारखाने को सुरक्षा देते थे। वे नाम महज सैनिक नहीं थे, उनमें कुछ घराने के प्रतिष्ठित लोग भी थे। भीड़ सुनते सुनते स्तब्ध हो उठी। कुछ घबराए, कुछ खामोश और कुछ ऐसे थे जिन्हें आंखों में शर्म झलक रही थी। वे लोग जोशन भी कर रहे थे, पर आज उनकी वर्किंग कड़ी टूट चुकी थी। बीरबल ने सबसे आखिर में मुराद खान और अजहर बेग के गिरफ्तार दस्तावेज और हवेली में मिले नक्शों को दिखाया। उस नक्शे पर स्पष्ट रूप से लिखा था, प्रणाली भूआर्थिक नियंत्रण चरण 1, 2, 3, 4 और नीचे गांवों के नाम जिनके पास ये मंडल पहुंच चुका था। हर उस गांव के प्रतिनिधि ने अपने हिस्से की गवाही दी। कैसे उनकी फसलें घट गई, कैसे उनकी कलाकृतियां कम कीमत पर बिकी, कैसे उनकी आत्मगौरव का क्षरण हुआ। भीड़ में बस एक ही भावना थी, छल का गहरा घृणा भाव और पीड़ितों के लिए सहानुभूति। अकबर ने कड़े शब्दों में कहा, जो भी इस साजिश में शामिल होगा, चाहे कितना भी बड़ा पद क्यों न रखता हो, कानून के अनुसार सजा पाएगा। राज्य की सुरक्षा और आम लोगों का सम्मान किसी भी कीमत पर दाव पर नहीं रखा जाएगा। अकबर ने तुरंत न्यायिक प्रक्रिया का पालन कराने का आदेश दिया। मुराद खान, अजहर बेग और सैयद नासिर सहित कई लोग हिरासत में रखे गए। सार्वजनिक गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर मुकदमा चला। बीरबल ने न्यायाधीशों के सामने वो सारी रसद पढ़ी जो मिलावट, धमकी और आर्थिक दबाव की थी। मजदूरों ने बताया कि उन्हें किस तरह से जाल में फंसाया गया। व्यापारियों ने बताया कि किस तरह उनका सामान मिलाकर भेज दिया गया, और दादू ने दिखाया कि किस तरह से कपड़ों पर रंग बदलकर उनका मूल्य घटाया जाता था। न्यायिक कार्यवाही में बड़े तथ्य उभरे। मंडल ने किन तरीकों से काम किया। मिलावट की तकनीकें, अनाज में सस्ते रेशे या रेत मिलाना, कपड़ों में रंग के घोल और घटिया तेल मिलाना जिससे कपड़ा सस्ता दिखे। कागजी खेल, जिलों के नामों के साथ नकली रसीदें बनाना ताकि माल के असली स्रोत छिप जाए। डिलीवरी रूट का जाल, माल को छोटे छोटे मार्गों से ले जाकर हवेली तक पहुंचाना ताकि पकड़े जाने का जोखिम कम रहे। भय का हथियार, मजदूरों और गांवों को धमकाना, कुछ घरों के लोगों को रिश्वत देना और कुछ को धमकाकर चुप कराया गया। दरबार में सांठगांठ, कुछ दरबारी और राजा के सलाहकार जो आर्थिक निर्णयों पर असर डालते थे, वे कुछ फैसलों में प्रभावित हुए थे ताकि मंडल को सरकारी आदेश मिलते रहें। ये खुले खुलासे सुनकर जनता के मुंह से केवल एक ही सवाल निकला, ऐसा क्यों किया गया? तब अदालत में उन लोगों ने जो सच्चाई बताई वो और भी भयावह थी। अदालत में जब दबाव बढ़ा तो कुछ घटकों ने कबूल किया कि इस मंडल का असली मकसद केवल पैसा कमाना नहीं था। वे लोग अपने कबूलनामों में बोले, हमारा उद्देश्य था कि गांवों की आत्मनिर्भरता खत्म करके उन्हें शहर और दरबार के जरूरतमंदों का गुलाम बनाया जाए। जब कोई अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तो उसे कानूनों और करों के माध्यम से नियंत्रित करना आसान होगा। यह सत्ता वृद्धि का एक तरीका था जो आर्थिक नियंत्रण के जरिए सामाजिक नियंत्रण हासिल करता। बीरबल ने यह सुना और एकदम सख्त हो उठे।
उन्होंने कहा, यह केवल लालच नहीं, ये सत्ता की भूख है, और इस भूख ने मानवता को कुचलने का काम किया। फिर धीरे धीरे सारा जाल खुलता गया। मुख्य संचालक कोई अकेला आदमी नहीं था, ये एक गठबंधन था। कुछ व्यापारी, कुछ स्थानीय नेता और कुछ दरबारी, जिन्हें आर्थिक लाभ के साथ साथ राजनीतिक लाभ भी मिलते थे। वे छिपे हुए छद्म निगमों के जरिए ये सब कर रहे थे। सैयद नासिर का काम था मार्केटिंग और विदेशी ग्राहकों तक पहुंच बनाना। मुराद खान का काम था कागजों से अनुमति और दस्तावेजों का प्रबंधन। अजहर बेग जैसे लोग महल के अंदर से शह दे रहे थे, ताकि योजना को कानूनी और रसद की मदद मिलती रहे। जो चीज सबसे धड़काने वाली निकली वह ये कि कुछ ऐसे बड़े घराने भी इस खेल से जुड़े थे, जिनका परिचय पहचाना नहीं गया था। वे घराने सिर्फ संकेतों में सामने आए थे, पर अदालत में जितना पकड़ा जा सका पकड़ा गया, और बाकी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की आधिकारिक शुरुआत कर दी गई। अकबर ने फैसला सुनाया जो दृढ़ और न्याय संगत दोनों था। मुराद खान और अजहर बेग को सार्वजनिक रूप से दोषी ठहराया गया और राज्य की अदालत ने उन्हें कड़ी सजा दी, संपत्ति जब्त और अनिश्चित अवधि के लिए कैद। सैयद नासिर और उसकी गिरोहरचना के अन्य मुखियाओं को भी दोषी पाया गया और उन पर भारी जुर्माना लगाया गया। साथ ही जागरूकता अभियान चलाने के बदले में कुछ को समाज सेवा के कठोर आदेश दिए गए। जिन दरबारियों और अधिकारियों ने मदद की, उनकी जिम्मेदारी तय की गई। कुछ को पदच्युत किया गया, कुछ को सेवादेश के अंतर्गत रखा गया, और जिनके खिलाफ पर्याप्त प्रमाण नहीं थे, उनकी जांच जारी रखी गई। जो मजदूर मजबूर थे, उन्हें सरकार ने मुआवजा दिया और कानूनी सुरक्षा दी गई। गांवों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। अनाज का नया स्टॉक, नए बीज, नए बुनाई उपकरण और ऋण माफी जैसी सुविधाएं दी गई, ताकि हर परिवार दोबारा आत्मनिर्भर बन सके। पर सबसे बड़ा सुधार वो था जो अकबर और बीरबल ने सीधे लागू कराया: पारदर्शिता और सामुदायिक स्वामित्व। हर गांव में छोटे छोटे बाजार बनाए गए, जहां उत्पादन का हिसाब लोकरूप से रखा जाएगा। सरकारी भंडारों की जांच अब गांव के नेताओं और महल के अधिकारियों के संयुक्त निरीक्षण से होगी, ताकि दोहरे खाते और कागजी खेल की गुंजाइश न रहे। अदालत ने अलग अलग तरह की सजाएं तय की। कुछ को कठोर कैद मिली, कुछ को भारी जुर्माना और कुछ को कार्यदंड के रूप में गांवों में सेवा करनी पड़ी। वे वही लोग थे जो कभी मंडल की सहायता करते थे। पर अदालत ने माफी की एक राह भी छोड़ी उन लोगों को जो सचमुच दबाव के कारण जुड़ गए थे और जिन्होंने बाद में सहयोग किया। उन्हें समाज सेवा और शिक्षा के जरिए सुधार का मौका दिया गया। महत्तर का स्थान इस कहानी में खास था। जिसने बीरबल को पहले गांव में चोरी करते पकड़ा गया था, वो अब नफरत का पात्र नहीं रहा। उसने अदालत में बहादुरी से अपने कुकृत्यों को स्वीकार किया और बाकी गांव वालों को साथ लेकर बहुत काम किया। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में, बहुत से दिहाड़ी कामों में मदद की और स्वयं अपने परिवार का मुआवजा पाकर गांव की भलाई में जुट गया। उसकी कठिनाइयों और पश्चाताप ने लोगों के दिलों में सहानुभूति जगाई और अदालत ने उसे रचनात्मक रूप से अपने अपराध की भरपाई करने का अवसर दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि उत्तरदायित्व केवल सजा नहीं रहा, वो पुनर्निर्माण भी था। विकासपुर सहित उन सभी गांवों में जो प्रभावित हुए थे, अकबर ने निम्नलिखित कदम उठाए। बीज और संसाधन बहाली। सरकार ने तुरंत उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक और सिंचाई की व्यवस्था दी। साक्षरता और कौशल कार्यक्रम। आनंद और मीरा के नेतृत्व में पढ़ाई और हस्तकला के प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। स्थानीय बाजारों का सुदृढ़ीकरण। गांवों के उत्पादों के सीधे बिक्री के लिए सुनियोजित बाजार और खरीद प्रणाली शुरू की गई, ताकि मध्यस्थों का दुरुपयोग न हो। न्यायिक पहुंच। गांवों में एक छोटी सी न्यायिक शाक्ति गठित की गई, ताकि शिकायतें जल्दी तो सुनी जाएं और तुरंत निवारण हो। सामुदायिक मिलावट निरीक्षण। हर गांव में एक छोटा निरीक्षण दल बनाया गया जो नियमित रूप से माल की जांच करेगा।
इन सब कदमों से न केवल विकासपुर बल्कि आसपास के कई गांवों का आत्मविश्वास लौट आया। दादू केशव की दरी फिर से बाजार में चली, मीरा की कढ़ाई की मांग बढ़ी और बच्चे स्कूल जाने लगे। गांव के लोग फिर से अपने काम पर गौरव से खड़े दिखने लगे। जब सब कुछ शांत होने लगा, तब एक शाम बीरबल और अकबर एक छत पर बैठकर चाय पी रहे थे। नीचे गांवों की दुनिया फिर से चल पड़ी थी। हल चले जा रहे थे, बच्चों की हंसी गूंज रही थी और मंडलियों के शिकंजे टूट चुके थे। अकबर ने कहा, तुमने जो किया वो सिर्फ समस्या का सामना नहीं, वो एक समाज का इलाज था। बीरबल ने निवृत्त स्वर में कहा, जहांपनाह, मैंने केवल वो किया जो इंसानियत की ड्यूटी थी। पर यह समझना जरूरी है कि नियंत्रण और लालच का खेल हमेशा नए रूपों में वापस आ सकता है। पर अगर समाज सशक्त हो और लोगों का भरोसा मजबूत हो, तो कोई भी साजिश लंबे समय तक फल नहीं दे सकती। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, हमने अब व्यवस्था ऐसी बनाई है कि कोई छोटा जाल दूरगामी नुकसान नहीं कर सकता, और अगर कभी कोई ऐसा करे तो हमें फिर मिलकर उसे सुलझाना होगा। बीरबल ने सिर झुकाया। उसके चेहरे पर एक हल्की थकन थी और आंखों में सुकून। उसने गांव वालों का नाम लिया, मीरा, आनंद, राघव, दादू, महत्तर। सबने मिलकर काम किया और अब विकासपुर की कहानी के पाठ पूरे राज्य को पढ़ाए जा रहे थे। सभी दोषियों को सजा मिली, पीड़ितों को मुआवजा और सुरक्षा मिली, और सरकार ने स्थायी उपाय लागू किए। समाज ने सीखा कि आर्थिक और सामाजिक जागरूकता के बिना किसी भी व्यवस्था को अपनाना खतरनाक हो सकता है। विकासपुर और अन्य हर प्रभावित गांव की कहानी अब किताबों में पढ़ाई जाती है। कैसे एक गठबंधन ने लोगों की मेहनत और आत्मसम्मान को आधा कर दिया, और कैसे एक न्यायप्रिय राजा, एक चतुर सलाहकार और गांव वालों की संयुक्त मेहनत ने सब कुछ ठीक किया। बीरबल ने आखिरकार कहा, यह कहानी अब समाप्त होती है। हमने साजिश को जड़ से काट दिया और लोगों को उनकी आत्मनिर्भरता वापस दे दी। जहां सशक्त समाज और पारदर्शिता होगी, वहां कोई मंडल लंबे समय तक नहीं टिकेगा।